हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मेरा गुनाह का भाग 2। अभी तक आपने पिछले वीडियो में सुना कि मंजूषा कितनी दुखी रहती थी। घर वाले उस पर ध्यान नहीं देते थे। फिर ऐसे ही एक दिन फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आई शिवम नाम के लड़के की। उसके बार बार कहने पर आखिर मंजूषा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही ली। अब आगे मंजूषा की लाइफ में कौन सा नया मोड़ आएगा, अब आगे सुनिए। मैं हंस पड़ी। आप हंस रही हो ना? तुम्हें कैसे पता? मैं मन पढ़ लेता हूँ बिना देखे। आप चाहती हो देखकर पढ़ूँ तो आप वीडियो कॉल कर सकती हो। जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। डर गई आप? कैसा डर? यही कि आपको देखकर आपके दिल की सारी बातें ना जान जाऊँ। शट अप। ओके हो जाता हूँ शट अप। नहीं कहूँगा कुछ। मैं होता कौन हूँ कहने वाला? आराम करो, मैं कल मिलती हूँ। आज उसका बर्थडे था। मैंने विश किया तो चहक कर बोला, गिफ्ट नहीं दोगी? क्या गिफ्ट चाहिए? नाराज तो नहीं होंगी आप? बताओ तो, बिना जाने कैसे कह दूँ? एक वीडियो कॉल, बस 5 मिनट की प्लीज़। ओ यह लड़का, लो उठाओ कॉल। वीडियो कॉल पर वह चहक उठा। थैंक यू। मुझे तो लगा था कि डांट दोगी। बर्थडे है इसलिए इसे बर्थडे गिफ्ट समझ लो। हाँ समझ गया, वरना कहाँ आप कहाँ मैं। भला आप जैसे अज़्मुतरीन खूबसूरत शख्सियत मुझे क्यों वीडियो कॉल करेगी? उसने जिस तरह से मुंह बनाया मेरी हंसी छूट गई। पागल, आपकी वजह से। दोनों हंसने लगे। इस हंसी मजाक में पता ही नहीं चला अब वह मैम से सीधा नाम लेने लगा। आपसे तुम पर आ गया। उससे बातें करना अब मुझे भी भाने लगा था। वह अपनी बातों से मुझे हंसाता रहता, मेरी परवाह करता, मेरे हर काम की तारीफें करता। जब भी किसी वजह से मैं मायूस होती तो वह अपनी बातों से एक नई ऊर्जा भर देता। मैं एक अनजानी सी खुशी महसूस करने लगी थी। दिन गुजर रहे थे। मैंने कब आईने में खुद को देखना, निहारना और बेवजह मुस्कुराना शुरू कर दिया, मुझे खुद नहीं पता। अब तो मैं गुनगुनाने भी लगी थी। 3 महीनों में वो मेरी आदत बन चुका था। हम दोनों एक दूसरे से बात करने का इंतजार करते। 2 दिन बाद मेरी वैवाहिक वर्षगांठ थी। जब शिवम को यह पता चला तो उसने चुटकी ली। तो मैडम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? सर के जेब को चूना लगने वाला है। मैं फीकी हंसी हंस दी। बोलो ना, क्या क्या करने वाली हो? आई मीन क्या गिफ्ट दोगी सर को? उनसे क्या मांगा है बताओ? उसने आंखें चमकाई। कुछ नहीं मांगा उनसे, और मैंने भी कुछ गिफ्ट नहीं लिया उनके लिए। उन्हें पसंद नहीं आता किसी का भी लाया कुछ। बस शानदार नाश्ता और खाना बनाऊंगी। शाम को कहीं बाहर खाना खाएंगे फैमिली के साथ। बस हो गया बस। हाँ, वो कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, सर काफ़ी रिजर्व नेचर के हैं। हाँ यही समझो, रोमांटिक नहीं है ना? ये तुम कैसे कह सकते हो? तभी एनिवर्सरी पर भी पूरे परिवार को साथ ले जाते हैं। अरे कम से कम इस दिन तो दोनों को क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए साथ में। परिवार तो वैसे भी साथ ही रहता है। कहाँ फंस गई तुम बोरिंग आदमी के साथ? 1 मिनट, यह तुम मेरे पति के लिए कह क्या रहे हो? बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। मैं चिढ़ गई। सॉरी भारतीय नारी, रियली सॉरी। पति चाहे जैसा भी हो, भारतीय नारी उसके खिलाफ सुन नहीं सकती। काश मुझे भी ऐसी ही पत्नी मिले। हाँ अच्छी ही मिलेगी, अच्छी नहीं तुम्हारे जैसी। हाँ ठीक है बाबा, मेरे जैसी। तुम्हारे जैसी मिल गई ना तो सर आंखों पर बैठाकर रखूंगा उसको। एनिवर्सरी पर तो ऐसा सरप्राइज दूंगा कि बस सुबह सुबह उसे चूमकर प्यार से उठाऊंगा। फिर उसकी पसंद का नाश्ता अपने हाथों से बनाकर उसे खिलाऊंगा। वो मेरे लिए लंच बनाएगी, मैं किचन में उसकी हेल्प करूंगा। हम काम के साथ साथ किचन में रोमांस करते जाएंगे। छन्नी की आवाज़ के साथ मेरी तंद्रा भंग हुई। देखा हाथ से चमचा छूटकर नीचे गिरा था। पतिदेव डाइनिंग टेबल पर बैठे चिल्ला उठे, क्या कर रही हो? टाइम से नाश्ता भी नहीं दे सकती? पता नहीं कहाँ खोई है। घबराहट में मैंने फटाफट नाश्ता लगाया और परोसते हुए बोली, आज जल्दी आ जाएंगे ना? किस लिए? कोई शॉपिंग वॉपिंग है तो ड्राइवर लेकर चली जाओ, मुझे मत घसीटो। आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी है। उन्होंने बिना नजर उठाए धीरे से कहा। देखूंगा, कोशिश करूंगा। जी बच्चे भी कह रहे थे बाहर खाने को, और अम्मा जी भी कितने दिन से बाहर नहीं निकली। डिनर बाहर कर लें आज तो? मैंने कुछ घबराते हुए कहा। डर था कहीं मना न कर दें। ठीक है देखता हूँ, शाम को फ़ोन कर दूंगा जैसा भी प्लान होगा।
मेरी तसल्ली के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं खुश थी। घर के कामों से फ्री होने के बाद मैंने इनके पसंदीदा रंग की साड़ी पहनी। हल्का साज श्रृंगार कर इनकी राह देखने लगी। कितने दिनों बाद साथ कहीं जाने का मौका आया है। 2-4 सेल्फी ली, एक फेसबुक पर अपलोड भी कर दी। तुरंत शिवम का मैसेज आया, माशा अल्लाह, जान लोगी क्या? मेरी हंसी छूट गई। जाओ एंजॉय करो, बस उन्हीं का इंतजार है। रात 8 बजे तक इनका अता पता नहीं था। फोन किया तो पता चला किसी क्लाइंट के घर पर है, कोई बेहद इम्पोर्टेंट केस है। तुम बच्चों और माँ को लेकर ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं वहीं ज्वाइन कर लूँगा। बहस का कोई मतलब नहीं था। मैं चुपचाप बच्चों और माँ जी के साथ उनके सुझाए गए रेस्टोरेंट पहुँच गई। उनका वेट करते करते फाइनली उनके बिना ही डिनर कर रात 11 बजे तक हम वापस आ गए। उनको फिर फ़ोन किया तो उन्होंने बताया उन्हें आने में लेट हो जाएगा, खाना भी खा चुके हैं, मैं चिंता ना करो। मन रोने का हो रहा था, आंसू कोर भिगो रहे थे। मैं फेसबुक खोलकर बैठ गई। आज मैंने आगे बढ़कर शिवम को मैसेज किया, अरे तुम इस वक्त ऑनलाइन, कैसा रहा सेलिब्रेशन? क्यों इस वक्त ऑनलाइन नहीं आ सकती? मैंने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहा, इस वक्त तो तुम्हें और सर को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे में खोए हुए। क्यों गलत कह रहा हूँ क्या? 17 साल हो चुके हमारी शादी को, तो क्या हुआ? कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। वैसे सर कहाँ हैं? बताया नहीं। सेलिब्रेशन कैसा रहा? मेरी लंबी चुप्पी भांप कर बोला, सुनो, बुरा ना मानो तो एक वीडियो कॉल करूँ 2 मिनट को? किस लिए? तुम्हें देखने के लिए। नहीं, हाँ चलो उठाओ कॉल प्लीज। वीडियो कॉल पर वह आप अलग मुझे देखता रहा। 2 मिनट हो गए। वह चौंका, अरे हाँ, पर 2 मिनट का मतलब हर समय 2 मिनट ही नहीं होता। कितनी प्यारी लग रही हो। सर तो गए आज, काम तमाम। वह हंसा, शट अप, जब देखो शट अप करती रहती हो। सुनो, इतनी उदास क्यों हो? बोलो तो। उसके लगातार बोलने पर आखिर मेरे सब्र का बांध टूट गया। सब कुछ जानकर वह मुझे ढांढस बंधाता रहा। रो मत, देखो इतना महंगा काजल बह रहा है। भाड़ में गया काजल। सुनो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा रोना। बस करो ना। अगर अब भी आंसू निकले तो मैं तुम्हारे आंसू चूम लूंगा। यह सुनते ही मेरे आंसुओं पर ब्रेक लग गया। बस हो गया, अब नहीं रोऊंगी। वह मुस्कुराया, शट अप, फिर शट अप। यह सही है, जब देखो मैडम डांट पिला देती है। वह मुंह बनाते बोला, तुम ऐसे वक्त में भी मुस्कुरा दी। हाँ, बस ऐसे ही मुस्कुराया करो, इसी मुस्कान पर तो मैं फिदा हूँ। वह आंख दबाते हुए बोला, तुम फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ तो क्या हुआ, तुम भी करो। शट अप, उम्र देखी है अपनी? कुछ दिन पहले ही 25 का गबरू जवान हुआ हूँ। मेरी उम्र का पता है? नहीं पता। बताओ। 17 साल तो शादी को हो चुके मेरी। तुमने बाल विवाह कर लिया तो इसमें मैं क्या करूं? बालिग होने पर ब्याह हुआ था। तो बुढ़िया हो? हाँ बिल्कुल, लगती तो नहीं हो। वैसे इतनी हसीन बुढ़िया भी चलेगी मुझे। वह हंसने लगा, 12 साल बड़ी हूँ तुमसे। तो यह किस संविधान में लिखा है कि 12 साल के अंतर वाले फ्लर्ट नहीं कर सकते? ढीठ हो तुम्हारे लिए। हाँ हाँ बस करो, मैं हंस रही थी। बस करो, अभी शुरू किया है। बस और नहीं, मैं शादीशुदा हूँ तो शादीशुदा को खुलकर जीने हंसने का हक नहीं। मैं चुप हो गई। शिवम, अब रखती हूँ फ़ोन, ओके? वादा करो उदास नहीं होगी। नहीं होंगी। फ़ोन तो रख दिया मैंने, पर उसकी एक एक बात देर तक कानों में गूंजती रही। ये कब आए कब आंख लगी कुछ पता ही नहीं। दूसरे दिन मैं रोज की तरह अपने काम में लग चुकी थी। ये आए और कैफियत देते हुए बोले, वो कल बुरी तरह फंस गया था इसलिए आ नहीं पाया। हम किसी दिन और चलते हैं बाहर। मुझे आश्चर्य हुआ, ये कब से कैफियत देने लगे। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप बिजी थे। यही बात सृष्टि बेटी, सार्थक बेटा और माँ को भी समझा दो। सुबह से बस शिकायतें चालू हैं। ओह, तो यह कारण है कैफियत देने का? मतलब कोई ग्लानि तो इन्हें है ही नहीं। दोपहर हमेशा की तरह थोड़ा फ्री हुई तो फेसबुक खोल लिया। शिवम ने कई हास्य व्यंग पोस्ट किए थे। मैं खुलकर हंस पड़ी। यह लड़का कितना जिंदा दिल है, जिंदगी को जीने वाला, ढोने वाला नहीं, मेरी तरह। एक आह सी निकल गई मुंह से। हाल कैसा है मोहतरमा का? शिवम का मैसेज था, ठीक है, मैं आज गांव जा रहा हूँ। अच्छा, क्या अच्छा? वहाँ नेट नहीं चलता? ओह, तो फेसबुक बिना मन नहीं लगेगा। तुमसे बात किए बिना मन नहीं लगेगा। मैडम, फेसबुक तो बस एक बहाना है। तो फिर मुझसे इतनी बड़ी हो
फिर भी हर बात समझानी पड़ती है। अपना नंबर दो देवी, जिससे फ़ोन पर बात होती रहे, वरना मैं वहाँ रह नहीं पाऊंगा। वैसे मैं किसी को यूँ नंबर नहीं देती, पर शिवम आम नहीं रह गया था मेरे लिए। इन कुछ महीनों में बहुत खास स्थान बना लिया था उसने अपने लिए। बिना सोच विचार मैंने नंबर दे दिया था। अब मैसेंजर से वह व्हाट्सएप पर आ गया। बातें भी अब पहले से ज़्यादा होने लगी थी। यह रिश्ता क्या था, मेरे लिए तो वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, जिससे मैं धीरे धीरे सब कुछ शेयर करने लगी थी। खैर, करवा चौथ का दिन था, मेरा व्रत था। वह बोला, काश कोई मेरे लिए भी व्रत रखती। रखेगी ना तुम्हारी वाली? पता नहीं कब आएगी मेरी वाली। जब तुम लाओगे वो मेरे लिए व्रत रखेगी, मैं उसके लिए व्रत रखूंगा। अच्छा, मैं हंस पड़ी। हाँ, वो अकेली क्यों भूखी प्यासी रहे? वो मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी तो मुझे भी तो उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए ना। भाग्यशाली होगी वो फिर तो। बेशक मेरी वाली भाग्यशाली ही होगी ना। ना जाने क्यों मन में कुछ कसक आ गया उसकी बातें सुनकर। जब पूजा के लिए तैयार हो तो एक पिक मुझे भी भेजना, मैं देखना चाहता हूँ। मैंने ना हाँ कहा ना ही ना कहा। मैं आज का दिन सिर्फ और सिर्फ अपने पति का ध्यान करते बिताना चाहती थी। सो कह दिया कि आज बिजी रहूंगी, मैसेज ना करना। वह शायद समझ गया था। रात फिर वही कहानी दोहराई गई। मेरे पति कभी समय पर मेरे लिए घर आने का वादा पूरा नहीं कर पाए। ऐसे समय में हमेशा यही सोचती कि मैं इनके लिए अहमियत रखती भी हूँ या नहीं। मेरी स्थिति सिर्फ घर परिवार का ध्यान रखने वाली, खाना बनाकर देने वाली और यदा कदा बिस्तर की जरूरत पूरी करने वाली होकर रह गई है। साल में एक बार, एक दिन में ये मेरी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। मैंने जीवन में जब जब इनकी उपस्थिति महसूस करनी चाहिए, ये सदैव अनुपस्थित ही मिले। कैसे पति हैं ये? क्या यही पति धर्म है? क्या खाना कपड़ा और छत ही औरत की महती आवश्यकताएं? मैं इतनी अनमनस्क थी कि इनके आने पर सारी रस्में पूरी जरूर की, खाना परोसा, लेकिन स्वयं खाने का एक और भी हलक से नीचे उतारने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने तो खैर कभी परवाह भी नहीं की कि मैंने खाया या नहीं। मैं कपड़े बदलकर जा लेटी। वे सुकून से सो रहे थे। आंसू बहाते बहाते मेरी भी आंख लग गई। दूसरे दिन जब आंख खुली तो अजीब सा महसूस हो रहा था। शरीर गर्म था। उठना चाहा तो उठा नहीं गया। मोबाइल में टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। मैं घबरा गई। 7:30 बजे बच्चे की स्कूल बस आ जाएगी। हे भगवान, आज इतनी देर कैसे हो गई उठने में? जल्दबाजी में मैं उठकर भागी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कदम लड़खड़ा गए और फिर जब होश आया तो मैं बिस्तर पर थी। मम्मी जी सिरहाने बैठी थी। ये भी परेशान टहल रहे थे। मैं तुरंत उठकर बैठी। लेटी रहो, मम्मी जी ने आदेश दिया। बच्चे गए स्कूल, टिफिन दे दिया था मैंने, मम्मी जी बोली। कल के व्रत की कमजोरी है, सो बहुत बेहोश हो गई। ढंग से खाती पीती नहीं क्या? मम्मी जी कह रही थीं। 1000 बार समझाया है, ये व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं, पर तुम औरतों के चौंचले तो कभी खत्म ही नहीं होते। अब भुगतो। ये झल्ला रहे थे। कितनी जरूरी मीटिंग है आज मेरी क्लाइंट के साथ और मैं यहाँ फंसा हूँ। आप जाइए, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर की दवाएं टेबल पर रखी हैं, फल मंगवा दिए हैं, कृपा करके खा लेना। मैं शाम को मिलता हूँ, कहकर वे निकल गए। आज का काम मम्मी जी ने हेल्पर के साथ मिलकर निपटा लिया था, इसलिए एक तरह से काम से मैं फ्री थी, पर विचारों से नहीं। मेरा मन ना जाने कितने विचारों के जाल में जकड़ा हुआ था। रह रहकर शिवम की बातें याद आ जाती कि मैं भी मेरी वाली की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगा। सारा दिन पत्नी के साथ रोमांस करूंगा, उसे खुश रखूंगा। मेरी वाली भाग्यशाली ही होगी, बहुत प्यार दूंगा उसे। फिर इनकी बात याद आ जाती, क्यों रखती हो व्रत? औरतों के चोचले खत्म ही नहीं होते। जरूरी मीटिंग है और मैं यहाँ फंसा हूँ। ये घर और घरवाली के टंटे खत्म हो तो कुछ और सोचूं। कितना अंतर है दोनों की सोच में। व्हाट्सएप पर शिवम का मैसेज था, पिक नहीं दी ना? मैंने डीपी में करवा चौथ वाली पिक लगा दी। डीपी देख लो। मतलब मुझे नहीं दी जाएगी, पर खूबसूरत लग रही हो, जैसे कल ही शादी हुई हो। नजर उतरवा लेना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो तुरंत उसका फोन आ गया। कैसी हो? ठीक हूँ। झूठ लग नहीं रही ठीक, बताओ क्या हुआ? उसे टालना मुश्किल था। मेरा मन भी भरा हुआ सा था, सो आंसुओं के साथ दिल का सारा गुबार भी बह निकला।
किसी को नहीं पड़ी कि यह देखे कि मैंने खाया या नहीं, मैं जिंदा हूँ या नहीं। जब तक चक्कर खाकर गिर नहीं गई तब तक किसी को फिक्र नहीं हुई। मैं हूं ना, मैं करता हूँ फिक्र। तुमने कल मैसेज या फ़ोन करने को मना कर दिया था, इसलिए मजबूर था। फिर भी मैसेंजर पर देखो, मैसेज किए हैं मैंने देखा, उसके मैसेज थे। चांद निकल आया है मैडम। अब तुम अपने चांद की पूजा कर रही होगी। व्रत खोल लिया ना, अब अच्छे से भोजन कर लेना। हेलो, डिनर हुआ या नहीं? ख्याल रखना अपना। शुभ रात्रि। सुखद आश्चर्य से भर गई मैं। तुम्हें क्यों पड़ी है मेरी? मैंने पूछा। बस यूं ही, अपना मानता हूँ इसलिए। कैसा अपना? यहाँ अपनों को नहीं पड़ी मेरी, मुझे पड़ी है तुम्हारी, और हमेशा रहेगी, समझी? और हर समय सवाल ना किया करो, क्यों पड़ी है, क्या लगती हूँ तुम्हारी, वगैरह वगैरह। चुप, बिल्कुल चुप होकर आराम करो। उसका डांटना बेहद अच्छा लग रहा था। एक छोटी जिद्दी बच्ची बन जाने का मन कर रहा था। थक गई थी समझदार बन बनकर, सारी गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते। वो अल्हड़पन जो कभी जी ना पाई आज महसूस हो रहा था। वह देर तक बातें करता रहा। बच्चों के लौटने का वक्त हुआ तो मैंने फोन रखने को कहा। अनमने भाव से उसने फोन रखा। अब बहुत हल्का, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं चुपचाप उठकर बच्चों के खाने की तैयारी में लग गई। रात को सब सो चुके थे, पर मैं जाग रही थी। शिवम व्हाट्सएप पर खैरियत पूछ रहा था। अचानक वह कह उठा, रोया ना करो, मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हें पता नहीं मैं कितना बेचैन हो जाता हूँ। पर क्यों, तुम नहीं समझती क्या? वाकई मतलब भी समझाना पड़ेगा? हाँ समझाओ। रहने दो, जो समझना ना चाहे उसको क्या समझाना। बताओ ना, तुम्हें कसम है मेरी। मंजू, चाहने लगा हूँ तुम्हें। क्या पागल हो? मजाक है ना? उसने जैसे मेरा रिएक्शन देखा ही नहीं। वह अपनी रो में लिखता जा रहा था। मेरी सुबह तुम्हारे ख्याल से शुरू होती है, रात तुम्हारे ख्यालों से गुजरती है। किसी से बात करने का मन नहीं होता, सिर्फ तुम ही छाई रहती हो। आई लव यू। यूँ सच में तुमसे प्यार करता हूँ। शट अप, क्या अनशन बके जा रहे हो? मैं जा रही हूँ। गुड नाइट कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन पूरी रात उसकी बातों ने मुझे सोने नहीं दिया। आई लव यू पूरी रात यही वाक्य जेहन में गूंजता रहा। बेहद अनमस्क महसूस कर रही थी। मैंने यह कभी नहीं चाहा कि एक नई उम्र का लड़का मेरे जैसी प्रौढ़ा के प्रेम में पड़ जाए। यह किसी भी नज़र से ठीक नहीं था। मुझे अपनी गलती नज़र आने लगी। मैंने ही इतनी छूट दी उसे कि वह इस स्तर पर पहुंच गया। मैंने तय किया कि अब उससे बात नहीं करूंगी, इसलिए उसको फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया और उसका नंबर भी रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया। लेकिन तब मुझे उसकी दीवानगी, उसका पागलपन पता चला। फेसबुक पर जाते ही 5-6 लोगों की मैसेज रिक्वेस्ट थी। प्लीज़ शिवम से बात कर लीजिए। उसकी कॉल पर कॉल आ रही थी जो ऑटो रिजेक्ट होती जा रही थी। बावजूद इसके वह कॉल करता जा रहा था। शाम को बेटी ने किसी काम से फ़ोन लिया तो चौंक कर बोली, मम्मी 77 कॉल्स किसकी हैं? आपने ब्लॉक कर रखी है। पता नहीं किसकी है, कोई बार बार रॉन्ग नंबर लगा रहा है। परेशान करने के लिए शायद। मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया था, इसलिए मेरा यह झूठ चल सकता था। तो पापा को बताओ ना कि कोई ऐसे परेशान कर रहा है। नहीं रुको, मैं देख लूँगी। पापा को परेशान मत करो, वैसे भी वो बिजी रहते हैं। मैं घबरा गई थी। वह मुंह बिगाड़ती चली गई, लेकिन मुझे हिला गई। उसकी कॉल फिर आने लगी। मैंने व्हाट्सएप पर अनब्लॉक कर पूछा, क्यों परेशान कर रहे हो? कॉल उठाओ, घर में सब है और मुझे भी बात नहीं करनी। ब्लॉक क्यों किया? फालतू बात करोगे तो ब्लॉक ही करूंगी। मेरी बातें, मेरा प्यार फालतू है? काहे का प्यार? उम्र देखी है अपनी और मेरी। मोहब्बत उम्र कब देखती है? वाह, ऐसी मोहब्बत होती है तो कैसे होती है? तुम बता दो। अरे तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारे लिए। शादीशुदा हूँ मैं, 2 बच्चों की माँ भी। तुमसे 12 साल बड़ी हूँ। तो मैं क्या करूँ? चुप करो तुम। नहीं करूँगा चुप, मैं फिर ब्लॉक कर दूँगी। मैं फिर कॉल करूँगा। देखो, जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता, समझे? नहीं पसंद मुझे ऐसी बातें। क्या चाहता हूँ मैं? क्या मांग लिया तुमसे? सिर्फ अपनी भावनाओं का इजहार ही तो किया है। नहीं करना चाहिए था। हो गई गलती, हो गया प्यार। क्या करूँ मैं? मेरी क्या गलती है? नहीं समझ आते मुझे तुम्हारे गिनाए कारण। उम्र, शादी, बच्चे, समाज। बस यह समझ आता है कि एक भी दिन तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। कुछ नहीं चाहता, बस रोज थोड़ी देर बात करना। और क्या, वो भी नहीं दे सकती।
मैं चुप थी, समझ नहीं आया क्या कहूँ। किसी के लिए इतनी जरूरी भी हो सकती हूँ, कोई मेरे लिए इस कदर दीवाना भी हो सकता है। यह आज देखा था। आखिरकार उसने मुझे मना ही लिया। रोज बात करने के लिए सब सामान्य ही रहता। अगले ही दिन वो घटना ना घटी होती। उस दिन दोनों हेल्पर छुट्टी पर थीं और इन्हें 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था। मैं इनकी शर्ट प्रेस कर रही थी। शिवम की बातें अब भी दिमाग में गूंज रही थी। न जाने कैसे शर्ट प्रेस से चिपक गई। वह काफी महंगी शर्ट थी। इनके गुस्से में, इनके भला बुरा कहने पर जीवन में मैं पहली बार मैंने प्रतिवाद कर कह दिया, जानकर तो नहीं किया, गलती से हो गया। सुनते ही इनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। हाथ उठा दिया मुझ पर। सबके सामने हुए इस अपमान से मेरा आत्मसम्मान लहूलुहान हो उठा। आंखें छलछला आईं। इनके जाने के बाद बहुत देर तक कमरे में बैठे आंसू बहाती रही। किसी ने मेरा पक्ष लेने की या मुझे ढांढस देने की कोशिश भी नहीं की। यह बात और कचोट रही थी, बीवी हूँ या नौकरानी। शिवम ने पता चलते ही पूछा था। उससे कुछ भी छिपा पाना मेरे लिए असंभव सा हो गया था। वह मेरा चेहरा पढ़ लेता था। ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसे नहीं है, ख्याल रखते हैं मेरा। झूठ बोलने की असफल कोशिश थी मेरी। देख ही रहा हूँ कितना ख्याल रखा जा रहा है। सर सबका बर्थडे याद रखते हैं, अपने माँ बाबूजी का, बहन बहनोई का, लंदन में बसी कजिन तक का, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन उन्हें याद नहीं रहता। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तुम आज तक अकेली जाती आई हो, क्यों? बच्चे तुम्हारे अकेले के हैं। उन्हें पालो तुम, पढ़ाओ तुम, खाना तुम खिलाओ, सुलाओ तुम, हर आवश्यकता का ध्यान तुम रखो और पिता होने का गौरव उन्हें मिले। पूरे घर का ख्याल रखती हो, कभी मम्मी जी की पूजा की तैयारी, कभी बाबूजी का चाय नाश्ता, कभी ननदों की आवभगत, एक पैर पर नाचती रहती हो। ये घर वाले तुम्हारे बारे में सोचते हैं कभी? वो आदमी जिसे तुम पति कहती हो, मांग में सिंदूर भर देने से तुम्हारा मालिक हो गया, जैसे चाहा तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। बस करो, वो पति है मेरे। मेरा चेहरा आंसुओं से तर था। शिवम कड़वी सच्चाई बयां कर रहा था। दूसरों के लिए जान दे देना फिर भी कोई खुशी नहीं होगी। अपने लिए कब जियोगी? क्या कर सकती हूँ मैं? मेरा हाथ थाम लो, मैं और कुछ नहीं कर सकता। कम से कम तुम्हारे आंसू तो पहुँच ही सकता हूँ। नहीं, यह ठीक नहीं। क्यों? सुनो, क्या तुम कभी प्यार करना नहीं चाहती? प्यार हाँ किया है कभी, इसका एहसास नहीं किया होगा। मैं सोच रही थी, मैंने शादी अब तक पूरी निष्ठा से निभाई थी, पति पर सर्वस्व अर्पण किया था, लेकिन प्यार शब्द इस रिश्ते से गायब ही था। हमारा रिश्ता महज स्त्री पुरुष का था। प्यार क्या होता है कभी जाना ही नहीं। मंजू, हर किसी को हक है अपना प्यार पाने का। तुम अपने आप को इससे वंचित क्यों रखना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार देना चाहता हूँ, इससे इनकार मत करो। सबको प्यार नहीं मिलता, ईश्वर ने शायद इसी निमित्त में हमें मिलाया है। खंडित आत्मसम्मान वाली मैं उस चोट खाए बच्चे की तरह थी जो किसी के पुचकार भर देने से रो देता है। मेरे झुके सर को एक कंधे की जरूरत थी। शिवम वो कंधा था। हालातों से घबराकर आखिर मैंने उसके कंधे का सहारा मंजूर कर ही लिया। उसकी बातों ने मेरे सोच विचार पर नाकेबंदी सी कर दी थी और कुछ सोचना समझ पाना मेरे बस में नहीं था। एक आतरप्त आत्मा जाग उठी मेरे भीतर और उस रात मेरी आत्मा उसके प्रेम में डूबकर मानो तृप्त हो उठी। उस पूरी रात हम दोनों वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे के प्रेम में भीगते रहे। अगले दिन नींद पूरी न होने पर भी थकान या विषाद की छाया भी मेरे चेहरे पर नहीं थी। मैं आज सालों बाद बेहद खुश थी। उस दिन के बाद से मैंने खुश रहना सीख लिया था। जब भी मौका मिलता पूरी एहतियात बरतते हुए मैं शिवम से बातें करती। उससे बातें कर बेहद सुकून मिलता। मेरे घर में और किसी को तो मेरी परवाह नहीं थी। बेटा छोटा था, लेकिन बेटी को मुझ में आए परिवर्तन साफ दिख रहे थे। आजकल आप किससे बात करती रहती हो? कितनी बार आपका फोन बिजी आता है? वो अपनी स्कूल की सहेली से बात करती हूँ, फिर मेरे आने पर एकदम चुप क्यों हो जाती हो? नहीं तो तू कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है। मैं जानती थी बड़ी होती बेटी को इस तरह हर बार झूठ बोलकर बहलाना संभव नहीं, पर मैं शिवम के प्रेम में डूब चुकी थी और अब इससे बाहर नहीं आना चाहती थी। डायरी पढ़ते पढ़ते काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं कॉफ़ी बना लाई। मैं मंजूषा की सारी कहानी आज ही पढ़ लेना चाहती थी। ऐसा नहीं
कि इस तरह की घटना मैंने पहली बार सुनी हो, पर मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े लॉयर की बीबी आज इस हाल में पहुंच गई। कॉफी की चुस्की लेते हुए मैंने अगला पन्ना पलटा। शिवम हर बार पहले से ज्यादा वाचाल, पहले से ज्यादा उन्मादी होता जा रहा था। पति की तरह हक जताता, जो मुझे अच्छा लगता। अब वह कई बार मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता। मैं भी उससे मिलना चाहती थी, पर यह मेरे लिए ऐसे संभव नहीं था। गोरखपुर में मेरी बहन रहती थी। गर्मियों की छुट्टी में वहां जाने का प्लान बनाया। पतिदेव बच्चों की जिद पर हमें वहां भेजने को तैयार हो गए। अलबत्ता वे खुद कभी हमारे साथ नहीं गए। उनका काम रिश्तेदारी पर हमेशा भारी रहा। मेरे गोरखपुर आने की खबर पर शिवम बहुत खुश था। आखिरकार मैं गोरखपुर पहुंच गई थी। थकान उतारने के बाद अगले दिन गणेश मंदिर घूमने का प्रोग्राम था। मैंने शिवम को फोन कर दिया था। शाम 7 बजे मंदिर से बाहर निकलते वक्त उससे आंखें चार हो गईं। अब तक जिसे सिर्फ फोटो और वीडियो कॉल में देखा था वह सामने था, लेकिन बच्चे और बहन का परिवार साथ होने की वजह से हम खुलकर एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। कुछ देर में सबके साथ प्रांगण में घूमती रही और वो भी पीछे पीछे कुछ दूरी बनाकर आता रहा। यह हमारी पहली मुलाकात थी बंदिशों में। रात मैसेज में उसने तारीफ के पुल बांध दिए। तुम फोटो और वीडियो कॉल से ज़्यादा असल में खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तो मैं पल के झपकाना ही भूल गया था। मैं हंस पड़ी। सुनो मंजू, कल मिलो ना, अकेले कॉफ़ी पीते हैं साथ में। पर कैसे निकल पाऊंगी? कुछ भी बहाना करो, पर मिलो प्लीज़। बहुत कुछ कहना है तुमसे प्लीज़। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे मिलती हूँ। अगले दिन मैं बेटे की कुछ ज़रूरी दवाएं लाने का बहाना बनाकर घर से निकली। शिवम पहले से नियत स्थान पर प्रतीक्षा कर रहा था। हम कैफे में कैबिन में बैठे थे। कैबिन में पहली बार शिवम के इतना करीब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। शिवम, यह कैबिन क्यों? बाहर पब्लिक में बैठते हैं ना, क्यों डर लग रहा है? वह शरारत से मुस्कुराया। जो बातें मुझे तुमसे कहनी है वो पब्लिक में नहीं हो सकती। वह मेरे एकदम करीब खिसक आया था। मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए वह मुझ पर झुकने लगा। शिवम नहीं, मैं अचानक से पीछे हट गई। क्या हुआ? किसी तो कर रहा हूँ। नहीं प्लीज। लेकिन क्यों? तुम्हारा मन नहीं होता? ऑनलाइन 1000 बार जो किया, ऑफलाइन एक बार भी नहीं करना। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। जिसके समीप होना चाहती थी उसका समीप क्यों ऐसी फीलिंग दे रहा था। अचानक मैंने उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ा लिए और कहा, नहीं हो पाएगा शिवम, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों नहीं? आई लव यू। ना जाने क्या हुआ, मैं झटके से खड़ी हुई और बिना कॉफी पिए ही बाहर आ गई। शिवम हक बकाया सा पीछे दौड़ता आया। जब तक वह कुछ कहता मैं ऑटो रोककर उसमें बैठ चुकी थी। शिवम उखड़ चुका था। वह ऑटो रोकते हुए झल्लाते हुए बोला, क्या हुआ? क्या है यह सब? मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, समझा करो। उसकी दवा के बहाने आई थी। मुझे जाना है, काफ़ी देर हो चुकी है। बाद में बात करती हूँ। वह कुछ नहीं बोला। मैं दवा लेते हुए सीधे घर आ गई, लेकिन हजारों झंझावत दिमाग में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद ही शिवम का फ़ोन आ गया। पहुँच गई? हाँ। कितने दिन हो वहाँ? 3 दिन। और जीजा जी तो बाहर है ना? हाँ, परसों शाम आ जाएंगे। अच्छा सुनो, आज की मुलाकात तो अधूरी रह गई। सार्थक की तबीयत का ख्याल ना होता तो तुम्हें कभी यूं जाने ना देता। अरे यार, कितना डरती हो तुम। हद है। मैं चुप थी। सुनो, आज या कल रात मिलो, घर पर ही बुला लो, तसल्ली से मिल सकेंगे। मिल तो लिए ना, यह कोई मिलना था? मुझे तसल्ली नहीं हुई। कायदे से मिलना है, अपनी हसरतें पूरी करनी है। तुम्हें प्यार करना है। कैसी हसरतें? मुझसे ऐसी कोई आशा मत रखो। क्यों ना रखूं? 10 महीनों से तो मैं समझाता आ रहा हूँ। अब इतने करीब आकर तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। न जाने क्यों मैं चिढ़ गई। शिवम, जो तुम चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा, समझ गए ना? मैं तल्ख स्वर में बोली, ओके, कुछ भेज रहा हूँ, उसको देखो और फिर मुझे फ़ोन करके अपना फैसला बताओ। कुछ सेकंड बाद ही व्हाट्सएप पर एक वीडियो रिसीव हुआ। मैंने जैसे ही उसे डाउनलोड किया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह मेरी और शिवम की वीडियो चैट की रिकॉर्डिंग थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि वह यह सब रिकॉर्ड कर लेगा। तभी कुछ ऑडियो नोट्स शिवम की ओर से भेजे गए। ये मेरी
और उसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसमें मैंने उससे अपने प्यार को स्वीकार किया था। मैं सख्ते में थी। शिवम का मैसेज आया, इतना काफ़ी है या और भेजूं? मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने तुरंत उसे फ़ोन लगाया। हाँ जानू, क्या सोचा? शर्म नहीं आई यह सब रिकॉर्ड करते हुए? चीटिंग की मेरे साथ? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ यह सब करते हुए? चीटिंग की पति के साथ? सुनो मैडम, तुम पहली नहीं हो जो यह सब कर बैठी हो। होता है, हो जाता है। जहाँ पति से प्यार ना मिले तो औरत बाहर प्यार खोज ही लेती है। तो गलत क्या है? गलत है अब अधूरे में लाकर यूं साथ छोड़ना। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सीधी तरह नहीं मानोगी तो मैं ऐसे ही मनाऊंगा। बेहतर है मेरी बात प्यार से मान लो। प्यार लो और प्यार दो, वरना हमारे इस प्यार के चर्चे तुम्हारे पति तक पहुंच जाएंगे। वह हंस रहा था। तो क्या मंजू मान जाएगी शिवम की बात? क्या शिवम वीडियो भेज देगा मंजू के पति के पास?